हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी टेट में जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग मैथ से संबंधित कुछ प्रश्नों के हल जो है वो समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है और आपके लिए फायदा भी है। हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न जो है उसका जो हल होगा वो किस प्रकार से होगा, वो बेटा देखिए। सवाल कहता है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा उसका परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। देखिएगा बेटा, हमारे पास एक आयताकार खेत है। बात को समझिए, हमारे पास एक आयताकार खेत है। आयताकार का मतलब आयत हो सकता है। इसमें आपका आयत में 2 विकर्ण होते हैं, तो केवल एक विकर्ण की बात हो रही है। तो एक विकर्ण जो है वो आपका यहाँ पे दे रखे हैं 17 मीटर। बात को जरा समझिएगा, 17 मीटर है। और सुनिए, हमसे कहते हैं परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है ये टोटल, यानी टोटल आपको परिमाप दे रखे 46 मीटर। तो विकर्ण आपको 17 मीटर दे रखे थे। नाम दे देते हैं इस त्रिभुज, क्या कहते हैं, चतुर्भुज का ए बी सी और डी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप यहाँ पे दे रखे हैं। तो परिमाप आपको दे रखे हैं, परिमाप आपको दे रखे हैं 46। कितना दे रखे हैं? 46 मीटर। 46 मीटर दे रखे हैं। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है बेटा, वो होता है 2l + b, क्योंकि आयत का परिमाप है। यहां पे जो आकृति बेटा आपको बताई जा रही है, इस आकृति का नाम है आयत। तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई + चौड़ाई, क्योंकि लंबाई आयत में लंबाई आपकी जो होती है वो आपकी बराबर होती है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है, मेरी बात आप थोड़ा समझ रहे होंगे, क्योंकि आयत जो होता है उसमें आपकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई आपकी क्या होती है? बराबर होती है। थोड़ा हम आपको अच्छे से हल करके सवाल समझाएं, तभी आपको वीडियो पसंद आएगा, वरना तो आप शिकायत करने लगोगे। तो परिमाप यहाँ पे आपको दे रखे थे 46 मीटर। अब देखिए, आयत में लंबाई आपस में बराबर है, चौड़ाई में भी आपका चौड़ाई बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, चौड़ाई को हमने b कह दिया है, b फॉर विड्थ होता है, लंबाई को मैंने यहाँ पे लेंथ मान लिया है। अब देखिएगा, परिमाप का फार्मूला जो होता है वो होता है लंबाई + चौड़ाई, और बराबर में क्या लिखेंगे? 46। तो देखिएगा, यहाँ पे l + b का अगर हम लोग मान निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा l + b बराबर 46, इसके बटे में आपका 2 आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई आपका 6 हो गया। तो l + b बराबर 23 आपको प्राप्त हुआ। इसे हम क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब देखिएगा, आगे की जो प्रतिक्रिया बेटा है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेंगे? यहाँ पे एक हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज लेने से पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या करेंगे? वर्ग करने पर। अब बेटा, ये वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है l + b का होल आप स्क्वायर, यानी इधर भी लगा देंगे और आपको इधर भी लगा देना है। ठीक। अब बेटा देखिएगा, आपका एक फार्मूला होता है मैथ में, a + b का होल आप स्क्वायर। तो बेटा इसको लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a था तो a², यहाँ पे यल है
तो आप एल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे बी था तो बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, बी स्क्वायर। यानी इस सूत्र के बेस पर हम इस चीज को ओपन करेंगे। यहाँ पे 2ab है तो यहाँ पे लिखोगे 2lb, यानी 2ab बराबर का निशान। यहाँ पे 23 की घात 2 है तो 23 की गुणा हम लोग 23 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 दूनी 6 6 6, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 529 आ जाएगा। कितना आएगा, गुणा करने पर 529 आएगा। अब आगे की जो प्रतिक्रिया है वो देखिए बच्चा, यहाँ पे देखिएगा बेटा, आगे की जो प्रतिक्रिया है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 2lb है तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, या फिर आप इसको समीकरण ना नाम दो, चलिए नाम दे ही देते हैं। अब लिख चुके हैं तो लिख ही चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया गया, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपको एक विकर्ण दे रखे हैं तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे क्या किया, ए बी डी में। ए बी डी का जब नाम लिखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक त्रिभुज बन गया ए बी डी। तो इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे बेटा। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, वो देखिएगा। प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो कर्ण दे रखे हैं तो यहाँ पे आपका कर्ण जो है वो कर्ण यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 17 की घात 2, ए का मतलब होता है आधार एल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी डी। तो इस त्रिभुज में इसे बोलते हैं यहाँ पे क्या, आधार बोलते हैं। इसे आपको लंब बोलना है, इसे आपको कर्ण बोलना है। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 17 लिख दिया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। देखिए एक त्रिभुज है, इसे हम लोग बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कर्ण। बात को जरा अच्छे समझिएगा, ये कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो ए का मतलब होता है आपका आधार, आधार के स्थान पे एल स्क्वायर लिखेंगे और एल का मतलब होता है लंब, और लंब के स्थान पे आप लोग को लिखना है बी स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। 17 की घात 2 का मतलब आपका होता है 289। 17 की गुणा आप 17 से करेंगे 289 होगा। यहाँ पे लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे पता चल गया है। अब देखिएगा हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम 289 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको 289 दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे जो है सवाल को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिखने का प्रयास करेंगे, वो ये है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, यानी बेटा नहीं, समीकरण 2, यहां पे देखिएगा समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। बात को जरा अच्छे समझिएगा। हमें यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान आया है वो 289 आया है। हमें यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में हमें यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपके सामने हम लोग समीकरण 2 लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2lb बराबर का लिखेंगे 529। तो यहाँ पे देखिएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम लोग 289 लिख सकते हैं और प्लस का यहाँ पे 2lb बराबर 529। अब बेटा देखिए 2lb यहाँ पे 529 है, 529 की तरफ हम 289 ले जाएंगे तो आपका काहे का हो गया, माइनस का हो गया। मेरी बात को जरा अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत बेटा होने वाली नहीं है।
529 में से 289 को माइनस करिएगा तो 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। यहां पे हंसी लेंगे, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यानी 240। यानी कितना, मतलब 240 काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी LB बराबर आपको 120 प्राप्त हुआ है। यानी कि LB, L और B के बीच में कोई निशान नहीं है, जिनके बीच में निशान नहीं होता है गुणे का माना जाता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल का जो होता है सिस्टम वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L और B को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल। बात को समझिए, क्षेत्रफल हमारा 120 प्राप्त हुआ है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है प्रश्न नंबर, यानी कि यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 1 का जो हल यहाँ पे मैंने आपको समझाया है मैथ का, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, बहुत ही जबरदस्त आपका प्रश्न है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पे आपके सामने प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पे देखिए, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 अंश है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे बाह्य कोण है और यहाँ पे अंतः कोण है, तो अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर। बात को जरा समझिए प्यारे बच्चों, थोड़ा बात को समझेंगे, यानी अंतः एवं बाह्य, तो यहाँ पे तुमसे कहें अंतः कोण एवं बाह्य कोण दे रखा है, अंतः एवं बाह्य कोण का जो आपका अंतर है वो आपको 60 दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? आपको 60 अंश दे रखे हैं। अब यहाँ पे अंतः कोण की अगर बात करें तो n-2 और यहाँ पे आपका 180 फार्मूला होता है, यानी n-2 और आपका गुणे में 180 होता है और बटे में आपका n होता है। ये अंतः कोण का फार्मूला है, यानी किसी भी आकृति के अंतः कोणों का अगर हमें अंतः कोण पता करना होता है n-2 गुणे में 180 बटे में n लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें बाह्य कोण की, तो बाह्य कोण का फार्मूला होता है 360 बटे आपका n, तो बराबर में 60 लिख देंगे। यानी अंतः कोण और बाह्य कोण इन दोनों का जो अंतर है वह अंतर का मतलब होता है माइनस का निशान। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, यानी अंतः कोण और बाह्य कोण इन दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पे माइनस है, अंतर का मतलब होता है माइनस का निशान, तो बीच में माइनस लगा देंगे। 60 दे रखा था, अंतः कोण का फार्मूला, बाह्य कोण का फार्मूला। अब बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो आप समझते ही होंगे, बचपन से समझते चले आ रहे होंगे, तो यहाँ पे 1/n बाहर निकलेगा, यहाँ पे बेटा n-2 और यहाँ पे लिखेंगे 180 और यहाँ पे आपका 360 बराबर में क्या लिखेंगे? 60 लिख देंगे। अब यहाँ पे इस n की गुणा 60 से होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका बनेगा 180 की गुणा आप n से करेंगे तो 180 n आपका हो गया, और यहाँ पे 180 दुना आपका होता है 180 आपका n हो गया, 180 दुना आपका 360 होता है, माइनस का आप निशान लगाएंगे, 360 लिख देंगे, n की गुणा हम 60 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका 60 n हो जाएगा। कितना? 60 n हो जाएगा। यहाँ पे 180 n, 360 और 360 आपके 720 होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 60 n लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 180 n, 60 n को आप इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो गया, 720 को उधर ले गए प्लस का हो गया, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपका 120 n बचेगा, क्योंकि 180 n है, यहाँ पे 120 n बचेगा, बराबर में 720 करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 12 एक कम 12, 12 छंग 72, यानी n बराबर आपका 6 आंसर होगा, यानी भुजाओं की जो संख्या होगी वो आपकी 6 होगी। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न 2 का भी हल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपका कुछ इस प्रकार से थोड़ा दिमागी है, 1 मिनट में आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और किस प्रकार से करोगे वो देखिए। हमसे कहते हैं एक सरल रेखा पर, एक कोई सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। बेटा रेखा आप जानते होंगे, तो यहां पे देखिएगा, अगर हम सरल रेखा की अगर बात करें, हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, तो इस रेखा के ऊपर हम
अनंत बिंदु बना सकते हैं। बात को जरा समझिएगा, यानी हमसे सवाल में कहते हैं कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होगी। तो बेटा अगर कोई रेखा है तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अनंत बिंदु बना सकते हैं, यानी एक रेखा के ऊपर असंख्य बिंदु स्थित हो सकते हैं। तो यहां पे जो प्रश्न नंबर 3 था इसमें 4 आपके विकल्प दे रखे थे, तो यहां पे 4 जो विकल्प दे रखे हैं, तो पहले विकल्प में आपका ए ऑप्शन में आपको 0 दे रखे हैं, और यहाँ पे बी नंबर जो आपका विकल्प है इसमें आपको 2 आंसर दे रखे हैं, और सी नंबर जो आपका विकल्प है उसमें 1 दे रखा है, और डी नंबर में आपको असंख्य दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, आपको असंख्य दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो होगा प्रश्न नंबर 3 का वो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि कोई भी रेखा हो उस पे हम लोग अनंत मतलब कि असंख्य बिंदुओं को हम रख सकते हैं, असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। आप याद रखिएगा, यानी कोई रेखा है उस रेखा के ऊपर असंख्य बिंदुओं को हम स्थित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न 3 का भी हल अच्छे से समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बाकी जो सवाल हल करने वाले होते हैं उसमें हम ऑप्शन का जिक्र नहीं करते हैं, उसको हम हल करवा देते हैं। जो आपके सवाल आसान है, केवल बोलने वाले हैं मौखिक रूप में, उसमें हम ऑप्शन आपके सामने लिख देते हैं। चलिए इसी बेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में आपको बहुत ही धमाकेदार सवाल है। वो क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं मंझला ब्रैकेट है, और यहाँ पे आपको दे रखे 2 की पावर -1 और फिर -1। ठीक है, यहाँ पे बाहर में आपका -1 है, देखिएगा 2 की पावर -1 है और फिर आपको -1 दे रखे हैं। हमसे कहते हैं कि सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो भैया रे सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी, बहुत ही मजेदार सवाल है। ब्रैकेट को हटाओगे, थोड़ा हम आपको एग्जांपल बताते हैं। 2 की घात 4 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 4 गुणे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे 4 लिख दें प्यारे बच्चों, तो 3 गुणे 4 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से देखिए यहां पे जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1 गुणे -1 लिखेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, डबल माइनस से प्लस हो गया, 1 1 कम 1 हो गया, 2 की पावर 1। एक पावर आप लगाओ चाहे ना लगाओ, आप केवल 2 ही लिख सकते हैं, यानी 2 के ऊपर 1 था, हम 1 हटा देंगे तो केवल 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें संख्या जो प्राप्त हुई है वो 2 प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुई है, हमसे कहता है सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो यहाँ पे जो 2 है आपका अभाज्य संख्या भी हो सकता है, 2 जो है वो सम संख्या भी हो सकता है, 2 जो है वो 2 का गुणक भी है। मुझे उम्मीद है यानी कि इस सवाल में आपके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शनों में आपका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे वो रॉन्ग है। यानी ए में आपको सम संख्या दे रखे हैं और बी में आपको क्या दे रखे हैं, अभाज्य संख्या दे रखे हैं। प्यारे बच्चों बी में आपको अभाज्य संख्या दे रखे हैं, यानी पहले में आपका अभाज्य था, दूसरे में आपका सम था और तीसरे में आपको जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 का गुणक। क्या दे रखे हैं, 2 का गुणक, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं विषम संख्या। क्या दे रखे हैं, विषम संख्या। यानी कि हमें आंसर 2 प्राप्त हुआ है, तो अभाज्य भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, 2 का गुणक भी हो सकता है, यानी तीनों ऑप्शन आपके सही है, चौथा वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न 4 का भी हल अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये कथन जो है ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बात को जरा समझिए, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल हो सकती है, एक भाज्य संख्या जो है वो विषम हो सकती है। प्यारे बच्चों बिल्कुल हो सकती है, यानी प्रश्न नंबर 5 का बी नंबर ऑप्शन आपका जो होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 का आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, यानी कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। यहाँ पे जो सी खंड दे यानी सी ऑप्शन है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, रॉन्ग है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये भी रॉन्ग है। यानी कहने का मतलब ये है प्रश्न नंबर 5 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। आगे 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 का जो यानी आगे के जो सवाल है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।